नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक युवा साध्वी, एक इंजेक्शन का रहस्य, एक साजिश का आरोप, और अब एफएसएल और सिट की रिपोर्ट पर टिकी पूरे देश की नजर। सवाल कई है। आखिर युवा साध्वी को क्यों करनी पड़ी अग्नि परीक्षा? इंजेक्शन किसने दिया? पर्दे के पीछे कौन खड़ा था? गिरफ्तारी के बाद भी कौन साजिश का हिस्सा बना हुआ है? इन तमाम सवालों पर आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा कर रहे हैं विशेष चर्चा, सिर्फ न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान पर। नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात तो करनी थी आज केंद्रीय बजट की, लेकिन केंद्रीय बजट की लगभग सोशल मीडिया पे काफ़ी संख्या में बहुत विस्तार से ई पेपर्स में, सोशल मीडिया में बजट को लेकर के काफ़ी कुछ खबरें आप तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा अभी राजस्थान में घटित हुआ, लेकिन उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। वो बात आज हम शेयर करना चाहेंगे आपसे। दरअसल में जोधपुर में एक युवा साध्वी हैं प्रेम बाईसा। प्रेम बाईसा 25 साल की उम्र के अंदर सनातन धर्म के माध्यम से भजन सम्राट, भजनों के लिए भी काफ़ी प्रख्यात हैं, कथा के मामले में भी काफ़ी उनके अनुयायी हैं। लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद में कुछ तरह की चर्चाएं हुई है, जिसमें उनकी मौत की मिस्ट्री, डेथ ऑफ मिस्ट्री चर्चाओं के अंदर है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साध्वी ने अपनी अग्नि परीक्षा देने की भी एक कामना की थी। उन्होंने शंकराचार्यों, बड़े बड़े सनातन धर्म के जो गुरु हैं, जो मठाधीश हैं, उनको भी पत्र लिखा, जैसा कि बताया जा रहा है। उनके जो डेथ होने के बाद में, जो 3 घंटे बाद में उनका एक खुद का जो बयान सामने आया है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरे पर लगाए गए झूठे आरोपों को लेकर के मैं अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अब ये मामला कुल मिलाकर के 2-3 पॉइंट्स पर घूमता नजर आ रहा है। पहला तो ये कि उनको अग्नि परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरा ये कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उससे 3 घंटे 2 घंटे पहले एक इंजेक्शन उनके आश्रम परी किसी कंपाउंडर ने जाकर के लगाया था। उनके घर के बाद में कुछ दवा की ऐसी खाली शीशियाँ भी मिली जो अस्थमा के लिए काम में दी जाती है, लेकिन उनको अस्थमा तो था ही नहीं। तो इन बातों के साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि जब उनको अस्पताल में ले जाया गया, इंजेक्शन लगाने के बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत ऐसी खराब हो गई कि वो हिलने डुलने के लायक भी नहीं थी। तो उनको जोधपुर ले जाया गया, तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो कुल मिला के इर्द गिर्द में ये बातें घूम रही है। लेकिन इसकी बात जो है कि अग्नि परीक्षा को लेकर के जो बात है, उसमें ये बताया जाता है कि उन्हीं के, कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढहे, तो उन्हीं के ड्राइवर ने और एक जो वहाँ उनका नौकर था, उसकी पत्नी ने, जब वो 2021 में किसी मामले में मानसिक रूप से अवसाद में थी, तो उनके पिता से वो गले मिल रही थी। पिता वीरमनाथ, जो उनके गुरु भी थे, उसको CCTV से निकाल करके और उस फुटेज को वायरल करके अश्लील हरकतों की संज्ञा दे दी गई, जिससे वो बहुत परेशान थी। 2023 में पुलिस ने माना कि ये ब्लैकमेल करने के लिए इन लोगों ने किया। उनको गिरफ्तार भी किया गया और खुद साध्वी ने भी ये बताया कि उन लोगों ने ब्लैकमेल करने से पहले उनसे 20 लाख रुपए भी मांगे कि अगर आप हमको 20 लाख रुपए दो, नहीं तो हम आपको वायरल कर देंगे। तो कुल मिलाकर के जब वो अपने पिता से गले में मिल रही थी, उसको ब्लैकमेल करने के लिए लगाया गया। तो इसीलिए तो अग्नि परीक्षा के लिए वो कह रही थी कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए भी सवाल हूँ। आज इस कलयुग के अंदर अग्नि परीक्षा देने की बात का मायना बहुत बड़ा माना जाना चाहिए, कि इससे स्पष्ट होता है कि वो स्वयं साध्वी थी, और साध्वी के रूप में जो एक साध्वी का कल्चर होता है, साध्वी का जो एक आचरण होता है, साध्वी का जो एक दिनचर्या होती है, उसको फॉलो कर रही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये
एक रास्ता निकाला कि मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले ही अचानक, अब ये बात है कि चल तो काफ़ी लंबे समय से रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंपाउंडर को घर पर बुला करके उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगाने के बाद में जोधपुर अस्पताल, एक निजी अस्पताल में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस में इसकी जांच भी चल रही है, मुद्दा भी काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन अगर साधु संतों के ऊपर इस तरह के ब्लैकमेल करने की बातें सामने आएंगी तो फिर साधु संतों के ऊपर भी कई संदेह की उंगलियां उठने लगेगी। अब इसी को लेकर के एसआईटी भी गठित की गई है। एसआईटी अपनी जांच शुरू कर रही है। जांच के सामने एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच रही है। जहां आश्रम था, उनका आश्रम में जाके कुछ वस्तुओं की उन्होंने जांच पड़ताल भी की है और बताया तो ये जाता है कि कुछ वस्तुओं को उन्होंने अपने कब्जे में भी लिया है। तो कुल मिलाकर के अब सबसे बड़ी बात है कि अगर सच्चाई नहीं हो तो ऐसे मामलों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना भी अच्छी बात नहीं होती है। सच्चाई अगर कहीं नहीं है, अब ये इसका अपने आप में सच्चाई का इसलिए निकलता है ना कि जब 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार इसी आरोप में किया था कि उन्होंने उनको बदनाम करने की कोशिश की थी, तो अपने आप में स्पष्ट तो हो ही जाता है कि उनका कोई ऐसा वायरल वाला मामला, कोई वीडियो वाले मामले से दुखी तो होगा। किसी पे कोई भी आरोप लगाता है तो वो मानसिक रूप से तो पीड़ित होगा। लेकिन उन्होंने अग्नि परीक्षा देने की जब बात कही तो इससे स्पष्ट बात है कि वो अपने आप में सच्ची थी और साध्वी। हो सकता है कि उनकी बढ़ती हुई प्रतिभा को देख करके भी ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये सब एक सवाल हैं, मिस्ट्री में खोई हुई बातें हैं। अब ये एसआईटी की जब गठन हो चुका है, एसआईटी इसमें सक्रिय रूप से जांच करने में जुट गई है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद में जोधपुर कमिश्नर ने एसआईटी भी गठित कर दी है, पुलिस कमिश्नर ने। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें सच्चाई क्या कुछ है और क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन यह बात जरूर है कि यह मामला पूरे देश में चर्चाओं में है, मीडिया में चर्चा में है, बड़े बड़े टीवी चैनल में भी। अब टीवी चैनल तो क्या है कि किसी बात को मुद्दा बनाने में कोई देरी नहीं करते, लेकिन हकीकत की पीछे जाने वाली बात है कि इसमें पुलिस को भी तीव्रता से जांच करनी चाहिए, ताकि इसमें, जैसा कि उन्होंने खुद ने कहा था, प्रेम भाई साहब ने कहा था कि अगर अग्नि परीक्षा हो जाए तो मेरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब वो पूर्ण रूप से ये निश्चित थी कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। कुल मिला के देखने वाली बात ही होगी कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने निकल के आता है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बजट की बात इसलिए नहीं कर पाएंगे कि बजट में होता क्या, हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है बजट पेश करने का, लेकिन पक्ष और विपक्ष का ये एक पक्ष उसको जनहित में बताता है, विपक्ष उसको बताता है खोखला। तो ये बात इस बार भी छुपी नहीं है। प्रसंग उसको विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।